जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ इस सेगमेंट में क्लास नंबर 3 है ये। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो देखिए जो भारतीय महाद्वीप है ना साथियों, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राइट। इसमें आप अगर भारत का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, मैप ऑफ इंडिया अगर आप देखते हैं, क्या देखते हैं, मैप ऑफ इंडिया अगर आप देखते हैं, तो मैप ऑफ इंडिया को अगर सही तरीके से एनालिसिस आप करते हैं तो ये वाला जो सेगमेंट आपको मैप में नज़र आता है, ये वाला। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है साथियों, ये जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है। ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वो माना जाता है। ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसके गोंडवाना लैंड के उत्तर साइड अब अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर तैतीस सागर हुआ करता था किसी टाइम पे। लेकिन प्रेजेंट में तैतीस सागर जो है वो बिल्कुल पार्ट दिया गया है नदियों के द्वारा। उस जगह पे जो है वो उत्तर भारत का मैदान बन चुका है और इसके ऊपर आप जाएंगे तो हिमालय आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? हिमालय। राइट। और अगर प्लेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर दो प्लेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक प्लेट जो थी वो गोंडवाना लैंड थी, गोंडवाना प्लेट थी। और जिसे हमने इंडियन प्लेट भी, प्रेजेंट में इंडियन प्लेट भी बोला करते हैं। और एक ऊपर साइड आप जाएंगे तो इसके नॉर्थ में एक अंगारा लैंड नाम की एक प्लेट हुआ करती थी। ठीक है। और ये जो तैतीस सागर जो पाटा गया है और हिमालय का जो निर्माण हुआ इन दोनों इस प्रोसेस के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो प्लेट थी उनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस दौरान जब पढ़ने के लिए मिलेंगी, जब आप पढ़ रहे होंगे पेंजिया, तो पेंजिया के बारे में जब आप जानेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उस दौरान बताई जाती हैं। ठीक है। तो गूगल पर आप सर्च करिए पेंजिया, देखिए पेंजिया एक्चुअल में है क्या, और इंडियन प्लेट क्या है, गोंडवाना लैंड प्लेट क्या है, अंगारा लैंड प्लेट क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ये नॉर्मल सा फैक्ट है, आपको याद होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट और आप लिख सकते हैं, वो लिखिए पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। राइट। क्लियर। तो ये छोटा सा फैक्ट है जो आपको इस दौरान याद रख लेना। तो यहाँ पर काफी सारे फैक्ट आपको मालूम चल चुके हैं। राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड है कि शांति वन समाधि स्थल का संबंध है किसके साथ है। तो देखिए मेरे साथियों, शांति वन जो है ना, ये समाधि स्थल जो है वो है जवाहर लाल नेहरू जी का। ठीक है। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू जी का ये है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। राइट। किसके नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल की बात करें तो इनके स्थल को हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर हम राजीव गांधी के समाधि स्थल की बात करते हैं तो इनके समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है। राइट। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पतंजलि का संबंध किस से है। राइट। पतंजलि का संबंध आप बाबा रामदेव के साथ मत समझिएगा। यहाँ पर जो पतंजलि है वो एक दर्शन शास्त्र है। ठीक है। क्या है? एक दर्शन है या दर्शन शास्त्र आप बोल दीजिए। और पतंजलि का जो संबंध, सॉरी, पतंजलि दर्शन शास्त्र, पतंजलि जो है वो दर्शन शास्त्र नहीं है। पतंजलि जो है वो एक दार्शनिक है। ठीक है। कौन है? पतंजलि जो है वो एक दार्शनिक है। और इनका संबंध किस दर्शन शास्त्र के साथ है? तो पतंजलि का जो संबंध है वो योग दर्शन के साथ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। अगर हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो ऋषि गौतम के साथ है। ठीक है। और सांख्य दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो कपिल मुनि के साथ है। ठीक है। किसके साथ है? कपिल मुनि के साथ है। राइट। और योग दर्शन की हम बात कर चुके हैं तो पतंजलि का संबंध जो है वो योग दर्शन के साथ है।
क्लियर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपको समझ में आ गया है, राइट। सो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राइट। सो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं साथियों वो हैं राजा राम मोहन राय साहब, और इन्होंने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी थी। तो याद रखेंगे आप कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय साहब, जो जिनकी मृत्यु जो है वो 1830 के अंदर हो जाती है। इनकी अगर डेथ की बात करें कि डेथ कब होती है, तो डेथ होती है इनकी 1830 में, और डेथ होती कहाँ पर है, डेथ होती है इनकी ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। एंड ऑप्शन सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है वो आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, आर्य समाज की। और कब करी थी, इन्होंने करी थी 1875 के अंदर, राइट। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो ये जो है वो गुरु होते हैं। गुरु किसके होते हैं, ये गुरु होते हैं स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, क्लियर। और ईश्वर चंद विद्यासागर की हम बात करते हैं तो इनका जो संबंध हो जाता है वो संबंध हो जाता है विधवा पुनर्विवाह से। ठीक है, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ना, ये पारित करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1856 के अंदर इसको जो है वो रेगुलेट करवा दिया था, या आप बोल सकते हैं इसको जो है वो पारित करवा दिया था। क्लियर। चलिए, तो ये चारों के चारों ऑप्शंस हमने जो है वो डिस्कस कर लिए, कंसिडर कर लिए सभी के सभी, और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर। सो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, राइट। चार मीनार की अगर हम बात करते हैं तो चार मीनार जो है साथियों ये हैदराबाद के अंदर जो है वो सिचुएटेड है, राइट। कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है। और इसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, चार चार मीनार से रिलेटेड अगर कुछ की पॉइंट्स हैं तो उनको डिस्कस अगर करना चाहें तो देखिए इसका निर्माण जो है वो 1591 में इसका क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं चार मीनार के संबंध में। और सेकंड पॉइंट आप याद रख सकते हैं मूसी नदी किनारे स्थित है। तो ये सेकंड पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि निर्माण कराया किसने था, तो इसका निर्माण जो है वो कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन थे, तो ये जो है वो कुतुब शाही के पांचवें कुतुब शाही के पांचवें वंशज थे। ठीक है, तो ये छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी आई थिंक क्लियर हो गया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। और आइए फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि तोताए हिंद के उपनाम से किससे जाना जाता है। तो तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, और इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको पता होगा। और अमीर खुसरो के बारे में एक और चीज़ बता दें कि ये जो है वो दरबारी थे। दरबारी किसके थे, दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के। इसके अलावा ये इससे पहले और भी राजाओं के दरबारी रह चुके थे, जिसमें एक नाम बलबन का भी ऐड होता है। किसका ऐड होता है, बलबन का। ठीक है, दो लोगों के राज दरबारी रह चुके हैं ये, बलबन के और अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, क्लियर। अलबरूनी की हम बात करें तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आया, राइट। और इसने एक बुक भी लिखी है, बुक आपको मालूम होगी। बुक लिखी है इसने किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और ये जो किताब उल हिंद है ना साथियों, ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया।
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। राइट, क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको आई थिंक समझ में आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। राइट, क्या था? सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत और अगर हम जानना चाहें तो इनके अगर हम जन्म की बात करें कि जन्म कब हुआ था इनका, तो जन्म हुआ था इनका 563 BC के अंदर। और अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जन्म स्थान की बात करते हैं, तो जन्म स्थान है इनका लुम्बिनी। ठीक है, जो प्रेजेंट में नेपाल के अंदर आता है। कहाँ पर आता है ये? प्रेजेंट में नेपाल के अंदर जो है वो आता है। ठीक है, जन्म का प्रतीक अगर हम देखें, जन्म का प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर जन्म का प्रतीक जो है वो कमल को मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द राइट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आप फटाफट पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? राइट, तो देखिए, दिल्ली अभी दूर है, ये जो बर्ड है या ये जो लाइन है साथियों, ये निजामुद्दीन औलिया साहब ने बोली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि बोली किसके लिए थी? तो ये बोली गई थी गयासुद्दीन तुगलक के लिए। किसके लिए बोली गई थी? ये बोली गई थी गयासुद्दीन तुगलक के लिए जो है वो बोली गई थी। राइट, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। 9 पर आ जाते हैं। 9 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाफ मैन कप संबंधित है। तो देखिए, हाफ मैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित एक कप है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बल्कि आपको इसके अलावा एक चीज़ें और भी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो आपको जितने भी ट्रॉफीज हैं, इसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें याद रखना होगा। किस किस की याद रखेंगे आप? क्रिकेट की याद रख लीजिए। इसके अलावा आप जो हैं हॉकी की याद रखेंगे। एक दो गोल्फ की हैं, तो गोल्फ की ज़्यादा पूछी नहीं जाती, गोल्फ की आप याद रख सकते हैं। टेनिस की अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद रखिए। इसके अलावा आप इनके टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स भी याद रखिए। गेम के जो टर्म्स होते हैं वो भी आपको जो है वो याद रखना है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपको बता दिया गया है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है कि मोनिका सैलेस का संबंध किस खेल से है? तो ये मोनिका सैलेस जो है वो टेनिस खिलाड़ी होती हैं एक टाइम पर। ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को याद करने के लिए आपको करंट अफेयर के अलावा, करंट अफेयर में जो स्टैटिक जीके बन जाती है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है, तभी जाके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक क्लियर हो गया है। 10 के बाद 11 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य पहली बार चांद पर कब उतरा था? तो मनुष्य जो है वो 1969 के अंदर पहली बार चांद पर जो है वो उतरा था। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि आपको ये बताना है कि चांद पर सबसे पहले कौन उतरा था। ठीक है, कौन उतरा था? क्लियर है? ये कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर आप फटाफट बताइए। ठीक है, काफ़ी आसान सा है। आपने बचपन में जो 5-5 रुपए की बुक्स जो है वो बस के अंदर बिका करती है, उसके अंदर भी ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये आप, हमें उम्मीद है, बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसको। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? राइट, तो देखिए, कावेरी जल विवाद जो है साथियों ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और कावेरी की अगर हम बात करें साथियों, कावेरी रिवर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है, राइट, इसका जो ओरिजिन या उद्गम आप बोलेंगे, वो उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी है। क्या है? ब्रह्मगिरी, जो कि कहाँ पर आता है? जो कि आता है कर्नाटक के अंदर। ठीक है,
ये ब्रह्मगिरी से निकलती है और ब्रह्मगिरी से निकलने के बाद इधर तमिलनाडु की तरफ प्रवाहित होती है और तमिलनाडु में जाकर मन्नार की खाड़ी में अपना जल जो है वो गिरा देती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ये आपको। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, 13 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र के देखिए 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में कौन कौन से हैं। एक तो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, ठीक है, जैसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। दूसरा ज्युडिशरी है आपका, जैसे न्यायपालिका बोलते हैं। थर्ड आपका लेजिस्लेचर हो गया और चौथा जो आपका स्तंभ है वो प्रेस है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भारतीय लोकतंत्र का बोल दीजिए या भारतीय लोकतंत्र का बोल दीजिए। इसका जो चतुर्थ स्तंभ है वो है आपका प्रेस। ठीक है, क्लियर। तो ये चारों के चारों स्तंभों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको क्लियर हो गया है। 14 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि अल्फांसो किस्म है। अल्फांसो किसकी किस्म है। तो अल्फांसो जो है वो आम की एक किस्म है। किसकी किस्म है ये, आम की एक किस्म है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 14 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं क्या। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या है, सीबी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो देखिए सीबी रमन जो है इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी, रमन प्रभाव की खोज करी थी। और इसी के लिए इनको जो है वो 1930 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और ये जो है वो किससे रिलेटेड है, ये भौतिकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, भौतिकी से। तो इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाएगा, वो किस सेगमेंट में दिया जाएगा, भौतिकी के सेगमेंट में दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया है। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन आपको याद रखना है। यहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं, एक होती है उपसौर और एक होती है अपसौर। ठीक है, उपसौर की जो सिचुएशन है वो आती है आपकी 5 जनवरी को। कब होती है, 5 जनवरी या उसके आसपास होती है। और अपसौर की जो सिचुएशन होती है वो होती है आपकी 4 जुलाई को। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जरा, ये आपका सूरज है। ठीक है, ये सूरज है और मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सूरज से तो छोटी है लेकिन यहाँ पे बन गई है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में ये आपका सूरज हो गया। ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी होगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा उपसौर की सिचुएशन, अपसौर की सिचुएशन में पृथ्वी और सूरज के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आप उपसौर की कंडीशन में जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसौर विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको 16 आपको समझ में आ गया है। 17 पर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है। राइट, तो देखिए साथियों, पृथ्वी की जो परतें हैं उनकी संख्या, अगर हम परतों की संख्या की बात करें तो टोटल परत हैं कितनी, 5। परत कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी क्षोभ मंडल, एक है आपकी समताप मंडल, एक है आपकी मध्य मंडल और एक है आपकी आयन मंडल, एक है आपकी क्या, बहिर्मंडल। राइट, तो क्षोभ मंडल जो है ना साथियों, ये क्षोभ मंडल
ये इसकी हाइट है 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्रुवों पर होती है और ये आपकी विषुवत रेखा से हाइट होती है। इसकी हाइट है 50 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। तो आपकी जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत का 99% हिस्सा, ओजोन का 99% हिस्सा जो है वो समताप मंडल में समाहित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। और परतों का जो क्रम है वो इसी प्रकार है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आपको इसी क्रम में सारी चीजें याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर हो गया। 18 पर मूव करते हैं। 18 9, अच्छा यहाँ पर 18 नहीं लिख पाए, यहाँ पर 18 है ये, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि संसद में तथार्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए संसद में जो तथार्थ समितियां होती हैं उनकी नियुक्ति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों के अध्यक्ष जो है वो करते हैं। कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो तथार्थ समितियों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया जरा बताइए। तो देखिए बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने। किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर जब ये आपका जो मुगल साम्राज्य है उससे बंगाल को अलग जब किया गया था या मुर्शिद कुली खान ने जब अलग किया था तो उस टाइम पे मुगलों का शासक कौन था? किंग ऑफ मुगल कौन था? ठीक है, तो ये जरा फटाफट आप बता दीजिएगा, राइट। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब मुर्शिद कुली खान ने मुगल साम्राज्य से अलग हटकर बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया तो उस टाइम पे मुगलों का राजा कौन हुआ करता था। ठीक है, क्लियर। इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फटाफट ढूंढ के गूगल करिए या बुक्स पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, इसको फटाफट आप ढूंढ कर कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो गया है। 20 पर हम आ जाते हैं। 20 क्या है कि अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाई गई, राइट। तो अंग्रेजों ने जो है वो फूट डालो राज करो की नीति जो है वो 1858 के अंदर अपनाई थी, ठीक है, आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति जो है वो काफी हद तक चली थी। लेकिन इसका प्रथम नमूना कब देखा गया था, ये कब से लोगों को समझ में आने लगी थी कि अंग्रेजों में फूट डालो राज करो की नीति कर रहे थे। तो ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909 में ये बात पूरी तरह जो है स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज जो है वो फूट डालो राज करो की नीति कर रहे। तो यहाँ पर वैसे 1909 ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने 1858 पिक किया। अगर 1909 होता तो फिर हम 1909 ही पिक करते, 1858 को पिक नहीं करते। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया, राइट आंसर आपको पता चल गया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, राइट। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।